अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा हुआ है मतलब सबका कब आप 4 से 5 कहानियाँ हमें सुनाना शुरू करेंगे। अब तो हमारा दिन नहीं गुजरता, सिर्फ 3 कहानियाँ आप सुना रहे हैं। तो आप सबके लिए दिल से कह रहा हूँ 4 नहीं 5 कहानियाँ इंशाल्लाह मैं आपको सुनाया करूँगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वक्त गुजर गया है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं 4 भी नहीं, पहले 4 सुनाता था, अब आपको 5 कहानियाँ सुनाऊँगा। क्योंकि फीडबैक में लोग लिखते हैं कि अब ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है ये स्टोरी कि जब तक स्टोरी ना सुने तो मज़ा नहीं आता, तो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अपने आप के साथ अटैच कर रखी होती हैं कि उसके बगैर फिर वो कहता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो ऑफ कैमरा स्टोरी ही अब हमारे लिए एक ऐसी ज़रूरी हो गई है कि जिस तरह लोग ड्रामे का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टोरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जी जल्द ही मैं आप लोगों के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कहानियाँ हफ्ते में आपको सुनाया करूँगा। और राज भी जो है उसकी भी ख्वाहिश है मेरी, थोड़ा सा उस पर वर्क कर रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम करूँ। जिस तरह रोहित टीवी के दौर में आपको प्रोग्राम दिखाता था वैसा ही प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुल्तान से अब्दुर्रहमान ने मुझे सेंड की है। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि ये कहानी हमारे उस चचा की है जो रिश्ते में तो हमारे चचा नहीं लगते थे, लेकिन सब उनको चाचू चाचू कहते थे, तो हम भी उनको चाचू चाचू ही कहते थे। नाम तो उन्होंने कहा आप कहानी में ना बताइए, बस चाचू ही उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिएगा। 5 वक्त की वो नमाज पढ़ते थे, उनके चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी थी। जब भी मस्जिद से बाहर निकलते आते जाते सबको बाकायदा सलाम करते, बच्चों को प्यार करते, उनके सरों पे हाथ फेरते और बहुत मोहब्बत से पेश आते। वो शुरू से इस मोहल्ले में नहीं रहते थे, कुछ अरसा पहले ही वो इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। उससे पहले वो एक दूर दराज के शहर में रहते थे। कुछ दोस्तों ने उनके बारे में कुछ ऐसी कहानी सुनाई कि मैं मानने को तैयार ही नहीं था। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने कहा नहीं यार चाचा ऐसे हो ही नहीं सकते, गलत बात है। दोस्तों ने जब मुझे बताया तो मैं हैरान हो गया सुन के। तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना यार ये बात चाचा से पूछी जाए। वो बहुत अच्छे मिजाज के इंसान थे, दोस्तों के दोस्त थे, लड़कों के साथ बैठते तो ढेर सारी गपशप करते थे। तो एक दिन हम 3-4 दोस्त चाचा के पास पहुंच गए और कहा चाचा कुछ पूछना था आपसे। तो वो गुजर रहे थे गली से, रुक से गए और कहा पूछो क्या पूछना है। तो हमने कहा चाचा सुना है आप जवानी में बहुत बड़े चोर रहे हैं। तो उन्होंने यूं चौंक के हमारी तरफ देखा जैसे उनको करंट सा लगा हो। और अब्दुर्रहमान कहता है कि मेरे मुंह की तरफ वो देखते रहे और कुछ देर सोचते रहे, फिर सर नीचे कर लिया, कहते हैं हाँ बेटा ये बात सही है। तो मुझे यकीन नहीं था, तभी मैंने सवाल पूछा था और जब उन्होंने कह दिया हाँ बेटा ये बात सही है, मैंने कहा चाचा ये कैसे पॉसिबल है, वाकई आप चोर थे? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत ऐसी मेरे ऊपर हुई, मैं ऐसा बदला कि मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, तौबा की, अजाला करने की भी कोशिश की और आज तक कर रहा हूँ। इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से ही ख़ताएं होती हैं, मुझसे भी ख़ता हो गई, लेकिन बस आज तक अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चाचा फिर अस्सलाम वालेकुम कह के चल पड़े। मेरे दोस्त रुक गए और मैं भी चाचा के साथ साथ चलना शुरू हो गया। चाचा चौंक के मेरी तरफ देखकर बोले कुछ और पूछना है? मैंने कहा हाँ चाचा मुझे पूछना ये है कि ये तब्दीली कैसे आई और आप कैसे चोरी की तरफ गए और कैसे आपके अंदर ये तब्दीली आई। रुक गए, कहा किसी दिन मेरे घर की तरफ आना, ज़रूर तुम्हें ये सारा माजरा सुना दूंगा। कुछ दिन ऐसे गुजर गए, हमारा उस तरफ चक्का नहीं लगा, हम दोस्त मसरूफ़ रहे। और एक दिन हम ऐसे ही प्रोग्राम बना कर कहा कि क्यों ना यार आज चचा की तरफ चलते हैं, बेचैनी सी है, उनके पास पहुंच के वो कहानी सुन सके, क्या था वो ज़िंदगी का राज जिसने चोर से ऐसा तब्दीली लाई कि वो ऐसा बदला वो शख्स के आज नेक तरीन शख्स बन गया।
हमने जाके दरवाज़ा नॉक किया, बाहर चचा खुद ही तशरीफ़ ले आए। सलाम के बाद कहा, चचा आपके पास टाइम है? बोले हाँ है, बोलो। हमने कहा पहले आप बैठिए। उन्होंने बैठक खोली, हम उनकी बैठक के अंदर जाकर बैठ गए। कहा चाचा आज आपके पास इसलिए आए हैं, दिल है आज हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत से आप पेश आते हैं, बहुत खलूस से सबके साथ पेश आते हैं। ये बदलाव कैसे आया? हम तो यकीन करने को ही तैयार नहीं। आपने खुद मान लिया हाँ मैं चोरियां करता था, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा। तो वो मुस्कुराए और कहा, हाँ मैंने तुम्हें कहा था बताऊंगा, कोई ऐसी बातें तो नहीं हैं जो फ़ख्र से बताई जा सकें, लेकिन जब इंसान अपने अंदर बर्ताव, अपना रवैया, अपनी पुरानी ज़िंदगी सब कुछ याद करता है, तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं शायद जिस तरह मेरे अंदर बदलाव आया तो इसको बताने से शायद हो सकता है किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। मेरी कहानी कोई ऐसी नहीं है कि मैं बताते हुए फ़ख्र महसूस करूं, सिवाय इसके कि मुझे बेइंतहा शर्मिंदगी होगी, मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन हाँ, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और हमने बैठ के और कहा चाचा हमने सुननी है। सो उन्होंने अपनी कहानी का आगाज़ किया। फर्जी नाम मैं उनका रख रहा हूँ, तालिब हुसैन। उन्होंने कहा मेरा नाम वालिदैन ने तालिब हुसैन रखा। माँ बाप ने सरकारी स्कूल में जमा करा दिया, लेकिन दिल नहीं लगता था। स्कूल से मैं निकल आता था, भाग जाता था, और माँ बाप को अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चा कुछ नहीं करने लगा। मदरसे में डाल दिया, मदरसे से भी मैं भाग जाता था, मदरसे के अंदर भी मेरी कोई तवज्जो नहीं थी। और फिर सारा दिन मैं अपने इलाके के आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता, इस अंदाज में फिरता रहता कि उनकी जो बुरी आदतें थीं वो मुझे भी लगना शुरू हो गईं। और यूं उन लड़कों की महफिल में रहते रहते मेरे अंदर भी बुरी आदतें आती गईं। मैं जूं बड़ा होता गया, मैं अब सिगरेट पीता था। और जब हमारे पास सिगरेट के पैसे नहीं होते थे तो अब हमने फैसला किया कि क्यों ना कहीं से छोटी सी चोरी की जाए। हमारा एक दोस्त था, एक दिन वो अपने घर से पैसे चुरा के लाया और उन पैसों से फिर हमने सिगरेट खरीदी। अब हम दोस्त मिलके इसी तरह अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे चुरा के ले आते और बैठ के हम कभी कुछ खा लेते, कभी सिगरेट पी लेते। रात को जब घर जाते थे, खाना तो हमें रात को मिल जाता था, लेकिन बहुत ही बुरा भला भी कहा जाता। अब घर से कितने दिन आप पैसे चोरी कर सकते थे? आखिर तो घर वालों को पता लग जाना था, और ऐसा ही हुआ। घर वालों को पता लगना शुरू हो गया। सो अब हम घर से चोरी नहीं कर सकते थे। अब हमने फैसला किया कि अब हम घर की बजाय बाहर चोरी करें। लड़के थे, उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ऐसा ही हुआ कि अब हम दोस्त बाहर जहाँ पे भी हमें मौका मिलता हम कुछ ना कुछ चुरा लेते, उसको बेचते, उससे जो पैसे मिलते, और हम अपना खाना पीना और सिगरेट का एहतमाम करते। ऐसी छोटी चोरियां करते करते ऐसी आदत पड़ी, कभी पकड़े नहीं गए थे, अगर पकड़े जाते तो शायद दिल के अंदर खौफ आ जाता, लेकिन ऐसी आदत पड़ी कि चोरियां करते करते जवान हो गए, पता ही ना लगा। माँ बाप ने घर से निकाल दिया, रहने के लिए भी एक अलग ठिकाना हमने दोस्तों ने बना लिया। अब हम इतने बड़े हो चुके थे कि हम एक भरपूर चोर हो गए थे। ऐसे चोर के जिनको एक दो दफ़ा हवालात में बंद भी कर दिया गया, लेकिन वो जो खौफ था जेल जाने का वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ जाके पता लगा, इस अंदाज में पुलिस वालों ने हमें कहा हमें कितना दोगे, और हमने उनके साथ तय कर लिया कि अब हम जो कमाएंगे आपको भी हिस्सा देंगे। अब हम उनको थोड़ा सा हिस्सा दे देते तो अब हमें खौफ नहीं था, बल्कि अक्सर वो हमें ही बता देते फलां जगह पे जाओ, वहाँ पे बड़ा माल आया है। वक्त का पता नहीं लगा, और इस तरह चोरियां करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस एक ही ज़िंदगी में काम था कि बज़ाहिर कोई मजदूरी कर लेते, लोगों को पूछने पे बता देते जी मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन असल में काम चोरी चकारी का था। जब चोरी कर लेते, कुछ दिनों के लिए पैसा आ जाता तो हम अलग अलग हो जाते और उस पैसे को बैठ के खाते। जब पैसा वो ख़त्म हो जाता तो फिर से हम चोरी पे निकल जाते। ऐसे ही एक दफ़ा मैं और एक मेरा दोस्त
दो बंदे किसी घर में रात को चोरी करने के लिए गए। हम दोस्तों का जो ग्रुप था, हमने इस तरह का प्लानिंग कर रखी थी, किसी के पास नया सामान आया है, किसी ने कुछ ख़रीदा है, या उस शहर में कोई नया बंदा आया है, हम इस तरह चक्कर लगाते रहते, देखते रहते, और जब पता लग जाता अब इस घर में कोई चीज़ आई है, उस घर में माल आया है, उस घर में ये आया है, तो वो फिर हमारे घर टारगेट होता, हम वहाँ पे जाते। वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त हम एक घर जिसको कुछ दिनों से हम मुसलसल देख रहे थे, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, काफ़ी बड़ा घर था, कि रात के टाइम यहाँ हमने चोरी करनी है। और एक ऐसी रात आ ही गई जब मैं और मेरा दोस्त तैयार थे उस घर में चोरी करने के लिए। जब हम चोरी करने के लिए जाते थे तो जूतों का इस्तेमाल नहीं करते थे, नंगे पांव जाते थे, ताकि दबे कदमों चलते हुए जाएं, चलने की आवाज़ भी ना आए। हम दोनों दोस्त चलते हुए रात को गलियों से गुजरते हुए उस घर की तरफ जा रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, गली के अंदर कहीं कहीं पे रोशनी थी, बल्ब वगैरह जल रहे थे। अक्सर घरों के अंदर रोशनियां बंद थी, सब सो रहे थे। कहीं कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती और हम दबे पांव चलते 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 आखिरकार उस घर के सामने पहुंच गए। उस घर के अंदर एक औरत थी जिसको हम काफ़ी दिनों से नोट कर रहे थे कि वो इस घर में आती जाती थी। उस घर में कोई मर्द नहीं था, वो अकेली थी। तो हमें यह था कि अगर वो जाग भी गई तो अकेली औरत है, हम दो शख्स हैं, उसको डरा धमका लेंगे, उसको बांध देंगे, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल चोर हो चुके थे। सो हम जब उस घर के अंदर दाखिल होने से पहले इर्द गिर्द एक दफ़ा सारा देख लिया कि कोई वहाँ पे है तो नहीं, कोई जाग तो नहीं रहा। तो पता लगा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जाग रहा। तो तालिब हुसैन कहता है कि मैं पहले उसकी दीवार पे चढ़ा, मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया और उसके सहारे में दीवार पे चढ़ गया। ऊपर चढ़ के मैं बैठ गया घर का नज़ारा देखने के लिए, कोई जाग तो नहीं रहा, अंदर का क्या मंजर है। जब मैं उसकी दीवार पे बैठा हुआ था तो उसका सामने सहन था, बिल्कुल कोने पे बाथरूम बने हुए थे और आगे एक बरामदा था, बरामदे से आगे कमरे बने हुए थे। ये दो कमरों का एक घर था। उसकी सीढ़ियां ऊपर जाती थी और एक कमरा ऊपर बना हुआ था। कुछ देर वहां सुकून से बैठा रहा, मैं देख सकूं कि कोई जाग तो नहीं रहा, कोई हलचल तो नहीं है। मेरा दोस्त नीचे बेचैनी से इधर उधर देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमें देख ना ले। हमारा अंदाज इस तरह होता था कि हम छुप के इस तरह साकेत होकर बैठ जाते थे कि हम हिलते तक नहीं थे कि किसी को महसूस ना हो कि ऊपर दीवार पे कोई चोर बैठा हुआ है। जब मैंने तसल्ली कर ली और मेरा दोस्त भी चक्कर लगा के आ गया, मैंने उसे सर के इशारे से पूछा। हाँ, उसने इशारा किया, सब क्लियर है। तो मैंने उसे कहा ऊपर आ जाओ। उसको मैंने सहारा दिया, वो भी मेरे साथ ऊपर आ गया और यूं आहिस्ता से हम दोनों दोस्त नीचे उतर गए। हम आहिस्ता से चलते हुए उस घर के अंदर दाखिल हुए, बरामदे के अंदर पहुंच गए। दो जो कमरे थे, दोनों दरवाजे बंद हुए थे। हमने एक दरवाजे को खोला जो अंदर से लॉक नहीं था, उसको आहिस्ता से खोला तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया। दरवाजे को इस अंदाज में हमने खोलना होता था कि उसके अंदर आवाज़ पैदा ना हो, ताकि घर वाले जाग ना जाएं। दरवाज़ा हम खोल चुके, सामने बच्चे उस खातून के सो रहे थे। दबे पांव चलते हुए उस कमरे का सारा हमने जायज़ा लिया। जहाँ जहाँ हमें उम्मीद थी हमने हर तरफ देख लिया, लेकिन वहाँ पे ख़ास चीज़ कोई ऐसी नज़र ना आई। मैंने दोस्त को इशारा किया, साथ वाले कमरे में चलो। हम लोगों की अंधेरे में काम कर करके, रात को चोरियाँ कर करके आंखें इतनी तेज़ हो गई थी कि हम रोशनी का इस्तेमाल नहीं करते थे। खूब अंधेरे में भी हमारी आंखें देखने के काबिल हो जाती थी। यही हमारी महारत होती थी। आम इंसान अंधेरे में नहीं देख सकता, उसको नज़र भी नहीं आता, लेकिन हमारी आंखें इतनी प्रैक्टिस हो गई थी आंखों की कि हम खूब अंधेरे में भी देख सकते थे। हम दबे
कदमों चलते हुए बिल्कुल दरवाज़ा खोल के दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, जो दूसरे कमरे का दरवाज़ा था, और उसको जैसे ही आहिस्ता से खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा भी खुलता गया। हम जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। हम चलते हुए उस कमरे में दाखिल हो गए। मेरा दोस्त दरवाजे पे ही रुका रहा और मैं आगे जाके इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए एक सूटकेस की तरफ पहुंच गया। उसको जैसे कैसे मैंने खोल लिया। उस सूटकेस को खोलने के बाद उसके अंदर जब मैंने देखा तो उसके अंदर पैसे भी थे और कुछ जेवरात भी पड़े थे। मैंने पैसे भी उठा लिए और जेवरात भी उठा लिए। और उसके बाद जब बाहर निकला तो दिल में एक अजीब सा ख्याल ये आया कि वो खातून कहां है। एक कमरे में उसके बच्चे हैं, यहां पे वो खातून नहीं है। खातून कहां गई हुई है, मुझे समझ ना आई। हम दोनों बाहर निकले। जिस तरीके उस दीवार से चढ़ के आए थे उसी तरीके उस दीवार पे चढ़े और दूसरी तरफ कूद गए और यूं आराम से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन इंतजार था कि यहां पे पुलिस आएगी, यहां पे रोला मच जाएगा कि वहां पे चोरी हो चुकी है, ये है वो है। और हम देखने के लिए जान के वहां पे उस सिमत में गए कि पता तो लगा सके क्या हालात है, लेकिन वहां पे बिल्कुल खामोशी थी। काफी दिन हम वहां पे जाते रहे लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं की। वरना मोहल्ले में जब चोरी होती थी, कोई बात होती थी तो दूर दूर तक उन दिनों में आवाज जाती थी। लोग एक दूसरे को बताते थे कि वहां पे चोरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। वहां पे कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। तकरीबन ये कोई 2 महीने बाद की बात है कि उस औरत को हमने फिर से जाते हुए देखा और मैं हैरान इस बात पे हो गया कि उसके गले के अंदर अब भी काफी सोने के जेवरात थे जो उसने पहन रखे थे। मैं हैरान हुआ कि जेवरात तो हम काफी ले आए थे और अच्छा खासा हमने माल उड़ाया उस घर से, लेकिन इस औरत के बाद इसका मतलब है और भी बहुत कुछ है जो उस रात ये घर पे नहीं थी। इसका मतलब है कहीं गई हुई थी और बाकी ये ज्वेलरी पहन के गई थी। अभी भी जो इसने सोने के जेवरात पहन रखे हैं, इसका मतलब इस घर में एक दफा फिर हम जा सकते हैं। तकरीबन कोई 1 महीना और हमने इंतजार किया। 3 महीने सुकून से हमने जो उड़ाना था, अयाशी की जो हमने उड़ाया, पैसा वहां से चुराया था और जेवर भी, वो हमने कुछ इस तरह के सुनियारे थे जिनके पास हम जाते, वो कम पैसे हमें देते थे लेकिन सोना हमसे खरीद लेते थे। वो ज्वेलरी हमने उनको बेच दी और वो क्या करते थे, वो ज्वेलरी को मेल्ट कर लेते थे, सोने को मेल्ट कर लेते थे। मेल्ट करके उसको फिर से नए जेवरात बना देते थे। हमें पैसे कम देते थे लेकिन हमारा काम था बेचना, हमने बेच दिए। तकरीबन 1 महीना और इंतजार किया। कुछ ये 3.5 महीने 4 महीने होने वाले थे जो हमने पहली उस घर में चोरी की कि फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैंने उस औरत को फिर से देखा है, उसके गले में काफी जेवरात थे। मैंने कहा यार मैंने भी उसको एक दफा देखा था, इसका मतलब है अभी तक माल है उस घर में और उन्होंने ना ही कोई पुलिस को रिपोर्ट कराई है, ना ही कोई वावेला मचा है, ना ही कोई शोर मचा है, तो इसका मतलब एक दफा वहां पे जाया जा सकता है। मैंने कहा हां चलो वहीं चलते हैं। ऐसी ही एक रात हम फिर तैयार थे उस घर में चोरी करने के लिए और उसी तरह हम गली में सुकून से चलते हुए गए और उसी तरह मैं दीवार पे चढ़ गया और ऊपर आराम से बैठ गया कि इर्द गिर्द का जायजा ले सकूं। मेरा दोस्त गया इर्द गिर्द का जायजा लेकर आ गया और उसने मुझे ओके की रिपोर्ट दी। इसी तरह फिर हम नीचे उतरे और मेरा दोस्त भी नीचे उतर आया। अब हमारा टारगेट सीधा वही कमरा था, लेकिन जब आज हम सहन में उतरे तो हमारी पहली निगाह बरामदे में लेटे हुए उस शख्स पे पड़ी जो मैं दीवार पे बैठे हुए नहीं देख सका था। जो उनका बरामदा सा बना हुआ था, वहां पे कोई एक बुजुर्ग सा लेटा हुआ था। हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी लेकिन इस बुजुर्ग ने कोई भी चादर नहीं ले रखी थी। इसके पांव वाली साइड पे चादर पड़ी थी लेकिन उसने ओढ़ी हुई नहीं थी, वो लेटा हुआ था। हम दोनों खड़े होकर उसको देखते रहे उसके सर के ऊपर कि ये सोया हुआ है या जाग रहा है, क्योंकि हमें तसल्ली करनी होती थी कि कहीं जाग ना जाए।
हमने उसको गौर से वहाँ पे खड़े होकर देखा तो बिल्कुल गहरी नींद सो रहा था। जब हमें तसल्ली हो गई कि वो जाग नहीं रहा, गहरी नींद सो रहा है, तो मैंने अपने दोस्त को इशारा किया कि काम ओके है, अंदर की तरफ चलते हैं। और फिर हम जब अंदर की तरफ गए तो वो खातून आज कमरे में सो रही थी, वही खातून जिसको मैंने और मेरे दोस्त ने जेवरात पहने हुए देखा था। इर्द गिर्द की तलाशी लेने के बाद सामान अपनी जगह से कुछ तब्दील ज़रूर कर दिया गया था, और इस तरह तलाशी लेते लेते एक जिस ब्रीफ केस पे मुझे शक हुआ उसको मैंने खोला, और खोलते हुए भी इतनी एहतियात हम लोग बरसते थे कि कोई जाग ना जाए और मेरे हाथ फिर से जेवरात और कुछ पैसे हाथ आए। मैंने औरत की तरफ देखा, औरत गहरी नींद सो रही थी। यकीनन उसके साथ वाले कमरे में उसी तरह बच्चे सो रहे थे। मैंने जेवरात और ज्वेलरी उठा ली। मेरा दोस्त अंदर ही आज खड़ा था, क्योंकि पहली दफ़ा जब हमने चोरी की थी वो दरवाजे में खड़ा रहा था, क्योंकि औरत कमरे में थी नहीं, बाहर का जायज़ा लेता रहा था। आज अंदर भी औरत जाग रही थी, सो रही थी, इसलिए वो आज मेरे साथ ही अंदर मौजूद था। जब हमने अंदर ले लिया और जैसे ही हम वापसी के लिए मुड़ने लगे तो हम दोनों की निगाह पड़ी सामने दरवाजे के अंदर वो बुजुर्ग जो बाहर सोया हुआ था वो खड़ा हुआ था। उसको देखते ही हमारे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ऐसे मौके पे हमें अपनी जान भी बचानी होती है, और ऐसे मौके पे जब कोई चीखना शुरू कर देता है, चोर चोर की आवाज़ देता है, तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो ऐसे मौके पे हम जान लेने से भी दरेग नहीं करते। हमें किसी की जान भी लेनी पड़े तो अपनी जान को बचाने के लिए हम लेते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम भाग जाएं। जैसे ही उसको सामने खड़ा हुआ देखा, हम दोनों चौंक गए, लेकिन एक बात थी कि अगर ये चीखेगा या बोलेगा तो हम दोनों अलर्ट हो गए कि छलांग लगाते ही इसके मुंह तक पहुंच जाएंगे और इसके मुंह को दबा देंगे, ताकि ये मुंह से कोई आवाज़ पैदा ना कर सके। यहां तक कि इसको बांधना पड़ गया तो इसके हाथ पांव हम बांध देंगे, इसके मुंह के ऊपर कपड़ा ठौंस के हम भाग जाएंगे। और जब भी हम चोरी के लिए जाते थे हमने अपने मुंह छुपाए होते थे, हमने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा होता था ताकि कोई हमें पहचान ना सके। हम जैसे ही मुड़े और उसको अपनी तरफ खड़े हुए देखा कि वो हमारी तरफ खड़ा देख रहा है, तो हम दोनों ही तैयार हो गए, एक दूसरे को आंखों से इशारा कर दिया कि फौरन जंप मारो और इसके मुंह तक पहुंच जाओ, और फौरन इसके मुंह पे एक बंदा हाथ रख ले और दूसरा इसके हाथ पकड़ ले और बांधना शुरू कर दे। ये पहली दफ़ा नहीं था, इससे पहले भी कई दफ़ा हम ऐसा कर चुके थे। जब ये होता था कि किसी की चारपाई के करीब जाके हम खड़े हुए हैं और उसकी आंख खुल गई है, जैसे ही वो शख्स बोलने के लिए मुंह खोलता था उससे पहले ही हम उसका मुंह हाथ से बंद कर देते थे, उसके मुंह पे ज़ोर से हाथ रख देते थे और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस के उसको बंद कर देते थे, उसके हाथ पाँव बांध देते थे। इसकी हमें प्रैक्टिस थी। सामने खड़े हुए बूढ़े को देख के हम अलर्ट तो पहले भी थे, लेकिन जिस अंदाज में वो सामने आके दरवाजे के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो गया था, तो हमने आंखों में फैसला कर लिया कि जंप लगाएं और इसके मुंह को हाथ से बंद कर दें ताकि आवाज़ ना निकाल सके और इसको बांधें, क्योंकि वो कमज़ोर सा बूढ़ा सा था। और ऐसा ही हुआ। हम दोनों ने जैसे छलांग लगाई जाती है ताकि आवाज़ भी ना पैदा हो, हम नंगे पांव थे, एक ज़ोर से छलांग लगाई और बूढ़े तक पहुंच गए। और जैसे ही मैंने अपना हाथ बूढ़े के मुंह पे रखा तो मेरा हाथ बूढ़े पे, जैसे ही उसके मुंह पे मैंने हाथ रखा तो मेरा हाथ उसके मुंह पर नहीं गया बल्कि उसके मुंह के आर पार हो गया। वो वहीं मौजूद था, वो वहीं पे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हाथ रखा तो हाथ उसके मुंह से आगे चला गया। ऐसे था जैसे उसका वजूद भी है और मेरा हाथ उसके वजूद के अंदर से गुजर गया है। और मेरे दोस्त को समझ नहीं आई, उसने देखा उसका हाथ आगे चला गया है, वो समझा शायद मेरा हाथ मिस हो गया है, वो देख नहीं सका था, तो फौरी तौर पे उसने भी अपना हाथ आगे कर दिया ताकि वो उसका मुंह बंद कर सके, और उसका हाथ भी आगे इस तरह चला गया। और हम दोनों बारी बारी जब इस तरह कर चुके कि उसका मुंह बंद नहीं कर सके थे बल्कि हमारा हाथ उसके आर पार हो गया, तो बस एक बात समझ आई कि भागो यहां से। और जैसे ही हम दोनों तेजी से दरवाजा खोल के, दरवाजा तो खुला हुआ था, दरवाजे से बाहर निकले तो निगाह पड़ी वो बूढ़ा उसी चारपाई पे सो रहा था।
हमने मुड़ के नहीं देखा, वो जो हमारे हाथ में सामान था, ज्वेलरी थी, वो वहीं पे गिर गई। खौफ के आलम में हम दोनों तेजी से भागते हुए दीवार तक पहुंचे, दीवार के ऊपर छलांग लगाई और उसी लम्हे हमारे कानों ने एक आवाज सुनी किसी के उठने की, और हमने मुड़ के देखा तो वो जो चारपाई पे बूढ़ा सो रहा था वो उठ रहा था, लेकिन अभी उठा नहीं था, चारपाई से उठने की कोशिश कर रहा था। और हम दोनों ने दूसरी तरफ छलांग मारी। अब हमें यकीन था कि पीछे से चोर चोर की आवाज आएगी, पूरा मोहल्ला जाग जाएगा और हमें भागना पड़ेगा। तो हम दोनों ने फैसला कर लिया, प्लान बी। हमारा प्लान बी ये होता था, फौरी तौर पे वहां से भागना नहीं है, कहीं पे छुप जाओ कुछ देर के लिए, जब मामला ठंडा हो जाए, क्योंकि रात का टाइम होता है, लोग कुछ देर सर्च करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो छुप जाओ। तो हमने छलांग लगाते ही जो पहले से एक जगह चूज की हुई थी, वहां पे जाके हम दोनों तारीकी में छुप के बैठ गए कि अभी से शोर मचेगा और पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। रोशनियां, टार्च, हर कोई पकड़ के बाहर आएगा, इधर उधर देखेंगे, बातें करेंगे खड़े होके कि चोर आए थे, ये है वो है, और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हम कुछ देर वहां पे छुपे बैठे रहे इस इंतजार में कि अभी शोर होता है, अभी शोर होता है, अभी शोर होता है। तकरीबन कोई 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, कोई शोर नहीं हुआ। हम दोनों चौंक गए और एक दूसरे को इशारा किया, क्या माजरा है? तो मेरे दोस्त ने कहा, मेरे ख्याल में उन्होंने शोर नहीं बचाया, सामान तो हम वैसे भी छोड़ आए हैं, उन्होंने शोर नहीं बचाया, चलो। तो हम दोनों वहां से उठे, आहिस्ता से चलते चलते थोड़ी दूर गए और जल्दी से अपने मुंह से वो कपड़े हटा लिए और कंधे पर डाल लिए, ताकि अब कोई हमें देख भी ले और पूछे तो हम कह सकें हम मजदूर हैं, मजदूरी करके लेट फारिग हुए हैं, इसलिए अपने घर जा रहे हैं। हम दोनों चलते हुए अपने घर पहुंच गए, सो गए, और सुबह जब उठे और आपस में मिले तो हम दोनों परेशान थे कि यार रात क्या हुआ है। ताले बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मैंने तो उसके मुंह पे हाथ रखा था, मेरा तो हाथ गुजर गया था। दोस्त बोला, यार मेरे साथ यही हुआ था, मैंने हाथ रखा तो ऐसे कोई जगह थी नहीं, लेकिन मैंने तो उसको क्लियर देखा था। ताले बोला, हाँ यार मैंने भी उसको क्लियर खड़े हुए देखा था, वहां पे कोई खड़ा तो था, लेकिन ये क्या हुआ है? दोस्त बोला कि लेकिन यार बाहर तो वो बूढ़ा सो रहा था। हाँ ये अजीब सा वाकया है, बाहर तो वो सो रहा था, और जब हम छलांग मारकर दीवार पर चढ़े हैं उस वक्त तूने भी मुड़ के देखा था, मैंने भी मुड़ के देखा था, वो अपनी चारपाई से उठने लगा था, अभी उठा नहीं था, तभी हम दूसरी तरफ उतर गए थे। तो वो फिर कमरे में हमारा वहम था? तालिब हसन कहता है, हाँ यार शायद हम दोनों का वहम था। लेकिन दोस्त बोलता है, लेकिन यार हमने देखा तो उसको क्लियर था, वो खड़ा तो वहां पे क्लियर था, जब हमने मुड़ के देखा था ये हुलिया था ना, ऐसा 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 ऐसा। हाँ यार हुलिया तो यही था, हमने उसको देखा तो था, तो यार वो क्या था? चलो आओ देखते हैं वहां पे क्या हालात हैं। हम दोनों उस मोहल्ले में पहुंच गए हालात देखने के लिए कि क्या हालात व वाक़यात हैं। हमने वहाँ पे सारे हालात व वाक़यात का जायज़ा लगाया, लेकिन पता लगा जिस तरह पहले हमने चोरी की थी कोई भी बात नहीं हुई थी, कोई भी वाक़या, कोई भी मसला नहीं हुआ था। इस दफ़ा भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं हुई थी, कोई शोर नहीं हुआ था, कोई पुलिस नहीं आई थी, जैसे उन लोगों ने इस वाक़ये का जिक्र ही नहीं किया था। मैं और मेरे दोस्त आपस में डिस्कस करते रहे कि यार क्या माजरा है, उन्होंने कुछ पिछली दफ़ा भी कोई शोर नहीं किया, रात को भी चोर चोर की आवाज़ या कोई शोर नहीं मचाया, उसके बाद भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो ताले बोला, लगता है जब हमने पहली दफ़ा चोरी की थी उस वक्त वो चुप कर गए कि यार मिलना है नहीं है, मैं पुलिस को बताएंगे। बहुत सारे शरीफ लोग होते हैं, ऐसे करते हैं। और जो इस दफ़ा हम चोरी करने गए हैं तो माल तो हम वहीं छोड़ आए थे, हम उठा के तो लाए नहीं। तो मुझे लगता है उन्होंने कहा माल तो पड़ा है, तो फिर क्या शोर करने की ज़रूरत है या किसी को क्या बताने की ज़रूरत है, तो इसलिए खामोश हो गए हैं। खैर हम दोनों भी चोर थे, चोरी करना हमारा काम था, और यूं फिर अपने काम में लगे रहे, इधर उधर चोरियां करते रहे, और उस घर से हम कुछ टाइम के लिए दूर हो गए। तकरीबन 7 से 8 महीने, तालिब हसन बोले मुझे याद पड़ता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं, शायद इससे ज़्यादा हो सकता है, 7-8 महीने से शायद ज़्यादा हो सकता है, कि हमारी उस घर की तरफ तवज्जो ही नहीं थी, उधर उधर हम लगे हुए थे। कि एक दिन फिर से हम दोनों दोस्त इकट्ठे ही गुजर रहे थे कि उस औरत को हमने देखा कि वो बच्चों के साथ गुजर रही थी, और उनके बच्चों के कानों में भी सोने की बालियां थी, और उस औरत ने पहले से ज़्यादा सोना जेवरात पहन रखा था।
वो सोने जेवरात से ऐसे लगता था जैसे कोई फैक्ट्री लगा रखी है उसने, उसको इतना ज़्यादा सोना जेवरात पहन के फिरती थी कि हम हैरान हो गए कि उसकी हम चोरी भी कर चुके थे लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी। और हम दोनों ने जैसे ही उसको गुजरते हुए देखा, क्योंकि उस मोहल्ले में हमारा जाना काफ़ी अरसे से नहीं था, और जब आमना सामना हुआ वो गुजरी, वो हमें नहीं जानती थी, और जब हमने उसके गले में बाजू में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ देखी सोने की पहनी हुई, हम चोर तो थे लेकिन सोने को दूर से पहचान लेते थे। नकली पहनी हुई चूड़ियां हो तो भी हमें पता लग जाता था, और असली सोने की पहनी हो तो भी हमें पता लग जाता था। उसके हाथ में जो बड़ी बड़ी चूड़ियां थीं, कंगन से उसने पहने हुए थे, मोटे मोटे से कंगन, वो सोने के थे। मेरे दोस्त ने कहा ये तो असली है। मैंने कहा हाँ असली हैं, माल बहुत बड़ा है, क्या ख्याल है? तो उसने कहा ठीक है यार, छोटी छोटी हो गई हैं, ये बड़ा माल है, इस दफा यहीं ही चलते हैं। और यूं हमने फैसला कर लिया फिर एक दफा उस घर को चोरी करने का। फिर एक रात थी, सर्दियों की रात, धुंध फैली हुई थी। गली से गुजरते हुए भी ना सिर्फ शदीद ठंड का एहसास था बल्कि धुंध ही धुंध थी। रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। हम लोग अंधेरे में तो देख लेते थे लेकिन धुंध में गुजरना हमारे लिए भी मुश्किल था। खैर हम धुंध में चलते चलते एक चीज का हमें यकीन था कि इतनी सर्दी में कोई पागल ही होगा जो बाहर निकलेगा। गर्मियों में फिर भी हमें डर होता था कि कोई भी गर्मी की वजह से परेशान होकर रात को बाहर निकल आके खड़ा हो सकता है, छत पे बैठ सकता है। सर्दियों में कोई भी नहीं निकलता था, सब अपने अपने गर्म बिस्तरों के अंदर घुसे होते थे। उस रात भी शदीद सर्दी थी और सब अपने अपने गर्म बिस्तर के अंदर सो रहे थे। हम आज भी नंगे पांव थे, जमीन शदीद ठंडी थी लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमें ठंडे पांव ही निकलना होता था क्योंकि जूती आवाज पैदा कर सकती थी, जूती हमारे लिए कभी भी मुसीबत बन सकती थी। क्योंकि हमारे एक दो दोस्त जूती की वजह से भी चोरी करते हुए पकड़े गए थे, जूती पहचान ली गई थी। और ऐसा कई दफ़ा हुआ है पुराने ज़माने में कि चोर को जूती की वजह से, चोर जब भागते थे अपनी जूतियां फेंक के भाग जाते थे तो जूती की वजह से उनको पहचान लिया जाता था। खैर वो दोनों कहते हैं जी हम चलते हुए उस घर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आज हमें उस घर तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए कि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी, फोग थी। चलते चलते आज तो किसी कुत्ते की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, यकीनन वो भी सर्दी की वजह से कहीं दबक कर लेटे हुए थे कि हम चलते चलते उस घर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। सुकून के साथ मैं उस घर की दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही मैं दीवार पर चढ़ा तो मेरा दोस्त भी पीछे आ गया। आज हमें ऊपर बैठ के देखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि पता था कि सब कमरों में सो रहे हैं। बाहर सहन के अंदर भी कोई चारपाई नहीं पड़ी थी। हम दोनों आराम से नीचे उतरे और चलते हुए कमरे तक पहुंच गए। दोनों कमरों की सेटिंग बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। वो जो बच्चों वाला कमरा था वो अब तब्दील होकर दूसरे कमरे में आ गया था। जिस कमरे में वो खातून लेटी थी उस कमरे में अब बच्चे लेटे हुए थे। हमने जाते ही उसी कमरे को खोला जहां पे वो खातून लेटी होती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही हमें अंदाज़ा हुआ कि अंदर बच्चे सो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें तसल्ली करनी थी कि बच्चे कोई जाग ना जाए, और हम आगे बढ़े तो अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ वो औरत भी सो रही है। आज वो बच्चे और औरत इकट्ठे सो रहे थे। उस कमरे का हमने जायज़ा ले लिया, उस कमरे के अंदर कोई सामान नहीं था। अब हम दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। दूसरे कमरे में हम जैसे ही दोनों दोस्त दाखिल हुए तो वहाँ पे हमारी मतलूबा सामान जिसमें पैसे और जेवरात थे वो हमें नज़र आ ही गया। उसको हमने बड़ी टेक्निक से खोला और पैसे और जेवरात हमने निकाल लिए। एक गुथली सी थी कपड़े की बनी हुई, उसके अंदर वो जेवर और पैसे हमने डाले, उसको ऊपर से बंद किया। और जैसे ही वो पैसे और गुथली वो हम बंद करके मुड़े वापस जाने के लिए, तो आज दरवाजे के अंदर वही औरत खड़ी थी। वही औरत जिसको 2 दफा हम दोनों दोस्त देख चुके थे, गले में बेइंतहा जेवरात पहने हुए। हाँ वही औरत थी। हम दोनों एक दूसरे को देख के चौंके
कि आज हमारा वहम है उस बुजुर्ग की तरह, या हकीकत में ये सामने खड़ी है कि तभी हमने देखा कि वो जो औरत सामने खड़ी थी उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, उसके गले में कोई भी जेवरात वगैरह नहीं थे, उसके हाथों में कोई भी कंगन वगैरह नहीं थे, वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। और हम ऐसे ही करते थे कि वहीं से जंप लगाते और जो भी शख्स होता, औरत या मर्द, उसको पकड़ लेते, उसका मुंह बंद कर देते और उसके हाथ पांव बांधते, उसके मुंह में कपड़ा ठोंस देते। हमारे मुंह पे कपड़े बंधे हुए थे, हमने मुंह अपने छुपाए हुए थे। जैसे ही हमने एक दूसरे की तरफ देख के इशारा किया, जिसका मतलब था कि छलांग लगाओ, तो उसी लम्हे हमें आवाज आई, खबरदार जो तुमने छलांग लगाने की कोशिश की तो। जैसे उसको हमारे इरादों का पता लग गया था। और तब वहीं खड़े खड़े उसने अपना हाथ ऐसे रोकने के लिए हमें किया था कि खबरदार अगर छलांग लगाई तो। और तभी हमने देखा उसका हाथ वहां से सीधा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, लंबा होता 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 उसका हाथ बिल्कुल हमारे सामने आ गया। वो कितना भयानक मंजर था कि उसका हाथ, उस कमरे के अंदर नाइट बल्ब तो जल रहे होते थे, वो नाइट बल्ब जल रहा था कि उसका हाथ लंबा होते होते बिल्कुल हम तक पहुंच गया और साथ ही उसके आगे वाले जो दांत थे वो निकलकर बाहर आ गए। और जैसे ही हमने देखा उसका हाथ लंबा होकर बाहर आ गया और उसके दोनों दांत बाहर आ गए, तो तालिब हुसैन कहता है मैं उसी वक्त समझ गया ये औरत नहीं, ये कोई जिन भूत है, जिसका हाथ इतना बड़ा होके दूर तक आ गया था। हमें फौरन समझ लग गई ये इंसान नहीं है, जिन्नात में से है। और तभी उसका वो जो बढ़ा हुआ हाथ था सीधा मेरे दोस्त की गर्दन में गया और उसने वहीं दूर से खड़े हुए हाथ जो लंबा होकर उसकी गर्दन तक आ चुका था, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि आज मौत यकीनी है, जिससे हमारा पाला पड़ा है वो इंसान नहीं, जिन्नात में से है। इसलिए 2 दफ़ा जब हम पहले भी इस घर में चोरी करने आए थे तभी उसने चोर चोर की आवाज़ नहीं लगाई थी। अब वो जितने भी राज थे वो खुल गए थे। वजह क्या थी? तभी मैंने खुदा को याद किया। पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक ऐसे एक आवाज़ सी आई कि या अल्लाह मुझे आज माफ़ कर दे। मैं इतना डर गया था, मेरा जिस्म कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस एकदम से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि या अल्लाह किसी तरीके आज मुझे माफ़ कर दे। मेरे आंसुओं से निकल आया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे अंदर ऐसी कुछ तब्दीली आई कि मैंने कहा या अल्लाह आज मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर ये काम नहीं करूँगा। पता नहीं कैसा खौफ आया मेरे अंदर, कैसे मेरा जिस्म कांप आया, क्या मेरे अंदर आया कि मैं ऐसे कांप सा गया। और तभी मैंने, जो कभी मदरसे नहीं गया था, जो कभी स्कूल भी नहीं पढ़ा था, पता नहीं कैसे मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर एक डाला कि मैंने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ कलमा पढ़ना आता था, मैं ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। मेरे मुंह से ये कलमात निकलना शुरू हो गए कि मेरे जैसे ही पढ़ता जा रहा था मैंने दोस्त की तरफ देखा, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, वो मरने के बिल्कुल करीब था, उसका सांस बंद हो चुका था, उसका चेहरा लाल हो गया था, वो किसी वक्त भी गिर जाता, वो बिल्कुल मौत के करीब था। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसकी शायद गिरफ्त जो थी उसकी गर्दन पे वो ढीली होना शुरू हो गई। और तब मैंने देखा मेरा दोस्त ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा है, जो उसका सांस इतनी देर से बंद था वो सांस ले रहा था। और मैं पढ़ता गया या अल्लाह मदद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह मदद। मैं ऐसे पढ़ता गया, मुझे और कुछ पढ़ना जो नहीं आता था, मैं पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया। मैंने देखा उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जो ढीला हो गया था उसकी गर्दन से, फिर पीछे जाना शुरू हो गया, पीछे जाना शुरू हो गया, पीछे जाना शुरू हो गया। और जैसे उसका हाथ वापस बिल्कुल उसी जगह पे गया जहां से हाथ शुरू हुआ था, तभी मैंने अपने दोस्त को फौरन पकड़ा, जो अभी तक इस हालत में खड़ा था जैसे उसको कुछ यकीन नहीं आ रहा था, ना वो जिंदा था ना वो मुर्दा था, जैसे बेहोश सा खड़ा खड़ा बुत सा हो गया था। कैफियत उसकी अजीब सी थी। मैंने उसको झंझोड़ा और उसको मैंने कहा भाग, लेकिन मेरे विर्द वही जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह और या अल्लाह मदद। मैंने दोस्त को पकड़ा और हम भागे, क्योंकि उसका हाथ पीछे गया था। मुझे इतना यकीन आ गया था अब शायद ही हमें कुछ ना कहे, हम विर्द कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं थी। उसके दांतों से मुझे अंदाजा हो गया था, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी।
जब वो आके खड़ी हुई थी उस वक्त भी उसकी आंखें लाल सुर्ख नहीं थी, बिल्कुल इंसानों की तरह उसका चेहरा था। लेकिन जैसे उसने कहा रुक जाओ, जो छलांग मारी तो और उसने हाथ आगे किया तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, उसका चेहरा भयानक हो गया था और उसके 2 दांत निकल आए थे। हम तभी समझ गए थे ये कोई और मखलूक है। हमने उसकी तरफ नहीं देखा, हम दोनों वहां से भागे हैं, दीवार पे चढ़े हैं, कैसे चढ़े हैं, छलांगें कैसे मारी हैं, कैसे घरों तक पहुंचे हमें नहीं पता। 3 दिन तक हमें बुखार रहा है। हम दोनों दोस्त 3 दिन तक बुखार में तड़पते रहे हैं। खौफ का ये आलम था, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और उस 3 दिनों में मैं एक बात याद रखता रहा हूं, एक बात बार बार सोचता रहा हूं, मुझसे कौन सी ऐसी अदा हुई है जो अल्लाह को पसंद आ गई और अल्लाह ने मेरी जान को बख्श दिया, मेरे दोस्त की जान को भी बख्श दिया। हाँ, कुछ छोटी छोटी नेकियां थी जो मैंने की थी, किसी को खाना खिलाया था, किसी की मदद की थी, किसी को पैसे दिए थे। हाँ, मैं इस तरह के छोटे छोटे काम करता था। जो भी चोरी का माल होता था उससे मैं कुछ ना कुछ इंसानों की मदद कर देता था। लेकिन उन 3 दिनों में मैंने अपनी अच्छाइयों को याद करने की कोशिश की तो एक ही बात याद आई कि शायद कोई एक अदा अल्लाह को पसंद आई जिस पे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। और बस जब मैं ठीक हुआ तो फिर ऐसी तौबा की, उस दिन से लेके आज तक खुदा से तौबा कर रहा हूं। जिन जिन के हाथ चोरी की थी जो मुझे याद थे, उनके हाथ किसी न किसी तरीके से जो मैंने कमाया अपनी हक हिलाल की मजदूरी से, बाद में जो भी काम किया उन तक पैसे भी पहुंचाए। ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया था, लेकिन किसी न किसी जरिए से उनकी मदद की, उनके घर छोड़ आया बगैर बताए, कुछ ना कुछ ऐसा कर आया कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगता रहा और उन तक मैं चीज़ें पहुंचाता रहा। करते 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 बहुत लंबा उम्र। दोस्त कहाँ गया उसको फिर मैंने कभी लौट के भी नहीं देखा। मुख्तलिफ शहर में बेचैनी में रहा, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की महफिल में गया, सुकून पाने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगता रहा, अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करता रहा। कफ़ारा बहुत अदा किया, जितना कफ़ारा अदा कर सकता था किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत बदल दिया। वो जो उस रात मुझे ज़िंदगी मिली थी ना, मैंने अपने अल्लाह से इतना कहा था कि या अल्लाह मुझे आज माफ़ कर दे, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और ऐसी फिर माफ़ी अल्लाह ने मुझे दी कि फिर मैं कभी इस तरफ नहीं किया, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और फिर मैं एक ऐसा शख्स बन गया जो आज आपके सामने हूँ। लोगों से प्यार करता हूँ। मुझे आज भी वो डायन थी, चुड़ैल थी, जिन्नी थी, जिन थी, कौन थी, मुझे आज भी वो याद है। अगर मैं अल्लाह से उस दिन, और मैं एक गुनहगार सा शख्स था, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में खुद डाला कि अल्लाह से मदद मांग। मैं तो अल्लाह को मदद मांगने वाला था ही नहीं, मैं तो अपनी मनमौजी करने वाला था। लेकिन अल्लाह ने मेरी ऐसी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर मेरी चोरी चकारी सब कुछ ख़त्म हो गया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तालिब हुसैन जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो कहानी सुनाते हुए उस औरत का जब जिक्र आया तो उनके चेहरे पे जिस तरह खौफ आया था, अब्दुर्रहमान कहते हैं वो सुन के हम भी बहुत डर गए थे, बहुत शदीद डर गए थे। तो हमने पूछा दोबारा कभी इस मखलूक से पाला पड़ा? उन्होंने कहा नहीं। फिर अल्लाह की ऐसी रहमत हुई, मैं हर वक्त वज़ाइफ में रहता हूँ, हर वक्त दायरा कड़ा एक किस्म का चारों कुल अपने ऊपर पढ़ के दम करता हूँ, उसके बाद दोबारा कभी ऐसी मखलूक से कोई वास्ता नहीं पड़ा। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं वो चाचा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कहानी हमें याद है। हम दोस्त उस कहानी को, जो 3-4 दोस्त उनके पास गए थे, उनकी कहानी सुनी थी, आज भी आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो फिर बदले थे, कैसे नेक इंसान हुए थे। तो उन्होंने वो कहानी मुझे भेजी जो मैंने आपको आज की ऑफ कैमरा स्टोरी में सुना दी। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0092, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। ये मेरा नंबर है, मैं रिपीट करता हूँ 0092 3136655500। इस नंबर पे आप अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी इंग्लिश में STORY या कहानी उर्दू में लाजमी लिख के भेजना है। उसकी जगह पे आप OCS भी लिख सकते हैं। 3 लफ्ज़ में से कोई भी लफ्ज़ लिखें, स्टोरी, कहानी या फिर OCS, कोई एक लफ्ज़ लाजमी आपने आखिर में लिखना है। क्योंकि जब मैं मैसेज देख रहा होता हूँ जहाँ पे स्टोरी, OCS या कहानी लिखा हुआ आता है, सबसे पहले उस मैसेज को मैं पढ़ता हूँ और नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। जब आपकी कहानी का नंबर आता है तो फिर आपकी कहानी को सुना देता हूँ। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।